कुछ राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। 200 के करीब 194 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं या जीत रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा 100 के नीचे आ गया है, जिसको पिछली बार 215 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। असम में भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी एक 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा की तरफ बढ़ रही है। 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे छूट गई इस लड़ाई में। केरलम में यूडीएफ मतलब कांग्रेस लेड अलायंस 100 पर फिलहाल खड़ा हुआ है। वहां कोई दिक्कत नहीं है उसको एक बार फिर वापसी करने में। सत्ता में लेफ्ट की सरकार वहां से जा रही है और तमिलनाडु में विजय एक हीरो की तरह, फिल्मों की तरह अब राजनीति के भी हीरो बनकर सौरभ झालमुरी खाई जा रही है। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और अब देखिए झालमुरी खिलाने का ये जो दिल्ली की पूरी कैबिनेट है वो फिलफिला शुरू हो गया। मुझे पता चला कि सुनील बंसल जी भी झालमुरी खिला रहे हैं। उधर कोलकाता में बीजेपी कार्यालय भी है देवेंद्र, वहां पर भी खूब झालमुरी खाई जा रही है। हरियाणा से ये ट्रेंड ज्यादा शुरू हो गया, वो जलेबी वाली याद हो गया तो उसके बाद से एकदम से ये ट्रेंड ही चल रहा है कि खाने पीने के सामान को भी पॉलिटिक्स में लेके आओ, फिर उसके आधार पर राजनीति करो। पीएम ने कहा था कि आऊंगा झालमुरी और संदेश, तो झालमुरी और संदेश दोनों तैयार है। और नतीजे इंडिया टीवी पर देख रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, ये भी बताइए पीछे इंडिया टीवी चल रहा है उनके। अच्छा, और उनके लिए भी एक स्वीट रिवेंज वाली बात है ये। इनके रोड शो में स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दी गई थी जब ये प्रचार कर रही थी अपनी पार्टी के लिए बंगाल में। उस वक्त भी काफी नाराज भी हुई थी वो, लेकिन बीजेपी ने, और ये बीजेपी का तो ये ट्रेडमार्क स्टाइल है, अपने सारे नेताओं के कारपेट बॉम्बिंग कर बीजेपी हर चुनाव में करती है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को और नेता को इस्तेमाल करती है प्रचार में। तो सभी का जाना हुआ वहां पर। रेखा गुप्ता ने भी खूब प्रचार किया। और जो असली ताकत होती है ना सौरभ इलेक्शन लड़ने की, वो यही होती है। किस रूप में? जैसे बड़े नेता उनको वहाँ पे लगाया गया तो उनको पहला इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि उसके लिए ट्रेंड किया जा चुका है कि आप जब भी किसी कार्यकर्ता के पास जाएं तो पहले उनका पूरा भड़ास जो है ना वो निकलने दें। जितना वो आपको सुनाना चाहें, जो कुछ भी करना चाहें, पूरी बात सुन लेने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे ये समझाना शुरू करें कि आखिर पार्टी है, देखिए पार्टी के लिए लोग कैसे त्याग करते हैं, इस स्टेट में क्या किया, उस स्टेट में क्या किया। जैसे बंगाल में जब वायलेंस को लेकर बात हुई तो वहाँ पर केरल का उदाहरण दिया गया कि केरल में तो हाथ काट दिया जाता है, इस तरह से होता है, फिर भी वहाँ के कार्यकर्ता अपने लगे रहते हैं। तो उस रूप में आप अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकाल के पॉजिटिव वे में अपने लोगों को जोड़ लेते हैं। तो बीजेपी के नेताओं का ये मानना रहता है कि ये जो ताकत है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत। ये तस्वीरें बता रही है हर्षवर्धन जी, झालमुरी का स्वाद आज बीजेपी को बड़ा मीठा लग रहा होगा और ममता बनर्जी को तीखा लग रहा होगा। नहीं, देखिए वैसे तो झालमुड़ी और संदेश दोनों बंगाल का है, मीठा तीखा, लेकिन जिस तरह की जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की उसमें सचमुच उसका तीखापन थोड़ा कम हो गया होगा। अब तीखापन दूसरे के ऊपर, यानी झाल दूसरे के ऊपर आ रही तो उसका आप क्या करोगे? जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं ना कि सरसों के तेल की झांस लग रही है आंख में, वो आ रही। तो ये जो तीखापन है, वो जो झाल है वो तो आएगी। लेकिन सचमुच भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकल कनेक्ट होता है, ये सामान्य बात नहीं है। ये उस वक्त भी बड़ा मजाक किया गया और कैसे विपक्ष जगह जगह रणनीति में कैसे फेल हो गया। एक दुकान पर जाकर प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाते हैं। अब किसी ने कहा अरे वो तो एसपीजी वाले को खड़ा कर दिया, बाकायदा मीम बनाए गए, आईटी सेल ने उसको वो एसपीजी वाले को भेज दिया था। अरे वो तो एसपीजी ने पूरा घेर। अरे भाई, प्रधानमंत्री जाएंगे तो क्या आपको लगता है यूं ही राह चलते चले जाएंगे? लेकिन उसको कैसे उन्होंने कनेक्ट किया। एक और जो मसला था जो गंभीर था, वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किया वो भी कमाल है कि भाई मछली खाओगे कि नहीं खाओ, खाने दोगे कि नहीं दोगे। अब भारतीय जनता पार्टी जो देश के दूसरे हिस्सों में दूसरी तरह से बर्ताव करती, मंगलवार के दिन अनुराग ठाकुर मछली खाने बैठ गए, मनोज तिवारी तो मान लीजिए को ये सब। हिमंता जी तो कह रहे थे कि 1 किलो मछली खाऊंगा मैं, यही बंगाल में आके खाऊंगा मछली भात खाकर। कोई दिक्कत नहीं हो तो असम पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां कोई उस तरह की समस्या नहीं है। हाँ। लेकिन जो एक ओवरऑल जो पैन इंडिया जो बीजेपी की छवि है, और फिर जब आप बंगाल में लड़ने जाते हैं, और शायद ये भी समझने की बात है कि कांग्रेस कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से गायब होती गई। राष्ट्रीय पार्टी को अगर अलग अलग राज्यों की विविधता का सम्मान करना ना आए, उसके तौर पर उसके नेता कनेक्ट करते हुए न दिखें, तो फिर वो मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक तो एक लड़ना है, झगड़ना है, रणनीति बनानी है। दूसरा क्या है जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी की पिक्चर दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स थी जो वहां के लोकल फूड से, लोकल कनेक्ट से, उससे जुड़कर दिखती थी। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बड़े उस्ताद हैं। एक बात मैं कहूंगा जो अंडरलाइन करना चाहूंगा
मैंने इस चुनाव में अमित शाह को मास लीडर बनने की कोशिश करते देखा। अब पता नहीं, हो सकता है कि मैं थोड़ा ज्यादा रीड कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में अमित शाह वहां 15 दिन कैंप किए, वो अलग बात है, वो सब कुछ, लेकिन एक मास लीडर वाली जो कोशिश है वो अमित शाह करते हुए दिखे। वो जगह जगह जिस तरह से बात कर रहे थे, बच्चे से मिल लेना, उसके बीच में जाके उतर के उनके सोशल मीडिया से किसी को जवाब दिया जाना। किसी लड़की ने ट्वीट किया कि अरे कितनी देर में पहुंचेंगे, आपका अभी तक जुलूस नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा 10 मिनट में पहुंचता हूं, अभी थोड़ा रह गया। कई ऐसी चीजें दिखी जो अमित शाह, जो जिसको हम बार बार कहते हैं कि एक सख्त छवि वाला आदमी, एक एग्जीक्यूटर आदमी, मैनेजमेंट वाला आदमी, उसको मास लीडर के तौर पर भी कन्वर्ट होते हुए हमने बंगाल में देखा है। कम से कम मैं उसको ऐसे रीड कर रहा हूं। ये कैंपेन को ओन किया उन्होंने, ओन और किया उन्होंने, बिल्कुल। वो सबसे बड़े रणनीतिकार तो हर कैंपेन में होते हैं बीजेपी के, इस बार फेस भी थे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सभाएं भी उनकी हुई हैं। ठीक बात है। और जो चैलेंज हो रहा था ममता बनर्जी का, उसे हेड ऑन वही ले रहे थे। मतलब जिस तरह से जब वो कुछ चैलेंज करती थी, रुक के दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो सीधा सीधा उसका जवाब उन्हीं की तरफ से जिस तरह से आ रहा था। और एक तरह से उन्होंने जो डेरा डाला वहां पर, उसका कहते हैं कि उसने बहुत बड़ा मोटिवेशन का, भय को दूर करने का जो काम किया, कि वो रात रात भर अपने पोलिंग एजेंट्स के साथ, बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ जो मुलाकात करते रहे, उसने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। और एक मैसेजिंग बहुत, मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी जो है बीजेपी की बहुत अच्छी काम की है। नेचुरली अमित शाह उसके लिए जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अपने लोकल नेताओं को आगे बढ़ाना, उन पर विश्वास जताना। दूसरी स्ट्रेटजी में ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक ना करना, टीएमसी के रूल को लेकर बात करना, ये सारी स्ट्रेटजीज उनकी काम की। दूसरा, हिंदू कंसोलिडेशन बिल्कुल सामने दिखाई देता है। ममता बनर्जी का जो मुस्लिम कंसोलिडेशन का कोशिश थी, 43 सीट्स मान लीजिए, वहाँ पर 50% से ऊपर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उसमें से अगर वो 12 सीटें लूज करती हैं इस इलेक्शन में, तो नेचुरली मुसलमानों ने उस तरह से वोट ममता बनर्जी को नहीं किया। वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कारण नहीं किया, जो खराब एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, या फिर मुस्लिम वोट बटा, जो भी है ये एनालाइज। मुर्शिदाबाद में 4 फ्रेगमेंटेशन में वोट बटा है, जो भी हम डेटा एनालिसिस कर रहे थे, 4 जगह। तो मतलब जो कंसोलिडेशन की बीजेपी को हराने के लिए सब एक मुश्त आ जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, सब दूर दराज से आ रहे हैं, वो परसेप्शन भी यहाँ पर खत्म हुआ है। और कहीं ना कहीं जो एक बात होती है कि भाई ठीक है, मुसलमान जो है एक तरफ आ रहा है, वो अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है, वो भी कितने दिन कोई पार्टी इस तरह से चला सकती है, ये माइनॉरिटी भी अपने आप में कहीं। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स दोनों तरह से है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो ये भी है कि हम 1500 रुपए देंगे या 3000 रुपए देंगे। वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ये भी है कि आप अगर प्रेग्नेंट है तो हमारे को 21,000 रुपए देंगे। वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हर जगह है। और वो क्या महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हो रही है आफ्टर इलेक्शन, में बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में जो महिलाओं को पैसे मिलने थे, उसमें मुश्किलें हो रही है। लोग गलत तरीके से गलत चीजें उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 80,000 गलत रजिस्ट्रेशन हुए उसमें। तो ये चीजें भी देखने वाली है, ये इलेक्शन के बाद की चीजें। पर हाँ, एक बात जो गौर करने वाली विजय जी, वो भय के बिना एक चुनाव हो पाया है, ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। भय बनाम भरोसे का चुनाव, ये बीजेपी का सिर्फ नैरेटिव नहीं था, वहां पे लोग कितने भयभीत थे ये हमने अलग अलग रिपोर्ट्स में देखा है। तो ये अगर भय नहीं होगा तो फिर बीजेपी जीतेगी, ये विश्वास वहां की जनता में अमित शाह पैदा कर पाए। भय मेरे ख्याल से इस पूरे इलेक्शन का कॉइन वर्ड है, मेन वर्ड है। और उसको भरोसे में बदल देना, ये भय खत्म होगा, इसका भरोसा हो, ये उनके लिए बड़ी जीत का कारण बना। बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन भय, क्योंकि पूरे इलेक्शंस में और पूरे बंगाल की पॉलिटिक्स में हम लोग बार बार चर्चा भी करते रहते हैं कि भाई इलेक्टोरल वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस वहाँ का बड़ा है। और इस बार उन्होंने उस नर्व पर हाथ रखा है कि जो डर है, उस डर को हम खत्म करेंगे, ये हम पर भरोसा कीजिए। और यदि मैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखूं, इलेक्टोरल हिस्ट्री को देखूं, तो उनके लिए ये विनिंग वर्ड है, विनिंग कॉइन है। आप 2017 का चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश का, उसका भी जो कॉइन था वो था भय था कि अखिलेश यादव की गुंडा सरकार, गुंडों का राज खत्म होगा, लड़कियां रात को आराम से निकल पाएंगी, आपका खत्म होगा, ये सारा काम होगा। वो वर्ड, कॉइन वर्ड वहां पर काम आया और सरकार बनी। ये बिहार का चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो पुराना भय जो है वापस लेकर आ रहे हैं लालू यादव का, कि ये गुंडा राज आ जाएगा अगर यहाँ आए, तो वो भी कॉइन वर्ड है। 2007 का आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, गुजरात का चुनाव, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं और उन पूरी सभाओं का कॉइन वर्ड था भय। जब मुख्यमंत्री बोला करते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लड़का रात को घर लौटेगा कि नहीं, बिल्कुल। ये जो भय है,
लेकिन भय केवल कह देने से नहीं होता ना, उसका भरोसा भी हो कि जब आप आएंगे या पहले तो आप रहेंगे- पहचाना कि ये सबसे बड़े मुद्दा पहले है, और पहचानना उसको एड्रेस किया फिर। उसको, यस।